एंट्री कहाँ पे, किस लेवल पे मैं ट्रेड को एंट्री करूं। ट्रंप की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो तो नहीं आया है। 10 स्टॉक है, ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ये केवल अगर आप चार पे नजर रखते हैं तो आपका 80% ऑफ द टाइम आप मार्केट सही डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, केवल ये चार इंडिकेटर को ध्यान रख के। अगर आप एडिशनल कंफर्मेशन चाहते हैं तो फिर ऑप्शन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, विक्स का और निफ्टी का इन्वर्स कोरिलेशन होता है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो विक्स नीचे आती है और विक्स अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे आती है। उस केस में वॉलेटिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, गैप अप गैप डाउन। एंट्री लेने के बाद क्या तो प्रॉफिट होगा, क्या हमारा लॉस हो जाएगा। कई बार क्या होता है, सुबह का डेटा पॉजिटिव, शाम का डेटा नेगेटिव हो जाता है सेकेंड हाफ में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि इंट्राडे में निफ्टी ऑप्शंस कैसे ट्रेड करें, क्या स्टेप्स हमें ट्रेडिंग के लिए फॉलो करना चाहिए, स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और ख़ास तौर से राइट एंट्री पॉइंट कैसे सेलेक्ट करें। ऑप्शन में ब्रेकआउट एंट्री होती है, रिट्रेसमेंट एंट्री होती है, वीवैप एंट्री होती है, तो कौन सा मेथड सबसे सुटेबल है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो कंप्लीट हम लोग इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसके प्रॉपर स्टेप्स के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। और ये सारे पॉइंट्स जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये प्रैक्टिकली आप लाइव ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज समझते हैं इंट्राडे में किस तरीके से निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना है। तो जो इंट्राडे निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करने के लिए हमें कुल मिला के ये 5 प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रोसेस का गेम है। और प्रोसेस में स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप हमें ये फॉलो करना होता है कि इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो एक डायरेक्शन फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है या मार्केट की डायरेक्शन बियरिश दिख रही है। इसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आगे मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है। तो फर्स्ट, अगर मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं तो फर्स्ट एंड प्राइमरी क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा ये आना चाहिए कि आज के दिन में मार्केट का ट्रेंड बुलिश या बेयरिश है। अब सपोज आपको ट्रेंड मिल गया, सपोज डेटा को देख के हमें यह समझ में आ गया कि आज बुलिश ट्रेंड है, तो अगर हमें बुल प्ले करना है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि कौन सी स्ट्राइक पे ट्रेड करना है। भाई कई सारी स्ट्राइक्स होती है, एट द मनी है, उससे बाहर आउट ऑफ मनी हो गई, इन द मनी ऑप्शंस हो गई। तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। कई बार बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि वो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में जाकर के ट्रेड कर लेते हैं। तो कौन सी स्ट्राइक बेस्ट सुटेबल स्ट्राइक्स है ट्रेडिंग करने के लिए, अगर मान लीजिए एक्सपायरी है तो उस समय कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए और उसका क्या सेट क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो मान लीजिए फर्स्ट स्टेप के बाद जब आपकी स्ट्राइक सिलेक्शन हो जाती है, जिसे हम डिटेल में आगे समझेंगे, तो थर्ड प्रोसेस आता है एंट्री कहां पे, किस लेवल पे मैं ट्रेड को एंट्री करूं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बुल प्ले करना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो मुझे 24,000 की कॉल ऑप्शन लेनी है। नाउ थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि मुझे एंट्री किस लेवल पे करनी है, क्योंकि ऑप्शंस में होता है टाइम वैल्यू डिके, और अगर मोमेंटम तुरंत नहीं आया तो ऑप्शंस के प्रीमियम धीरे धीरे डिके हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डिके। तो ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप एंट्री कैसे करते हैं, और इसके 4-5 मेथड्स है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो एंट्री आपने चलो कर ली। अब आएगा फोर्थ स्टेप कि स्टॉप लॉस कहां पे लेना है, यानी कि आप चक्रव्यूह के अंदर तो चले गए हैं, बट हमें रिस्क फैक्टर को जरूर ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें। कई बार टेक्निकल स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, टाइम वैल्यू स्टॉप लॉस भी हो सकता है, और एक टाइम पीरियड स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस का क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप आता है कि
प्रॉफिट बुकिंग हम कौन से लेवल पे करें, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, कौन से लेवल पे मैं 50% प्रॉफिट बुक करूं और कौन से लेवल पे मैं पूरा प्रॉफिट बुक करूं। तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और हम एक एक स्टेप को आगे इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हर स्टेप को मुझे फॉलो करना है। तो चलिए अगले फर्स्ट पॉइंट से हम चलते हैं कि इंट्राडे में स्टेप 1 ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या क्या डेटा देखना चाहिए। तो डेटा नंबर 1, सुबह जैसे ग्लोबल मार्केट और ओवरनाइट, ये हमें आइडिया होना चाहिए कि ओवरनाइट क्यूज क्या क्या आए हैं और ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसे एशियन मार्केट हो गई, यूएस मार्केट हो गई और यूरोपियन मार्केट आफ्टरनून में खुलती है, बट सुबह सुबह जो हमारे पास क्यूज होते हैं वो यूएस मार्केट से होते हैं, गिफ्ट निफ्टी से होते हैं। तो एक फेयर आइडिया सुबह हमें होना चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं, तो जिसे आप ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि न्यूज़ फ्लो किस तरीके से चल रहा है। जैसे ट्रंप की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो तो नहीं आया है, यूएस और ईरान के वार के सिचुएशन में कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो तो नहीं आ गई है ओवरनाइट, या फिर क्रूड ऑयल में कोई ऐसा इमीडिएट जंप तो नहीं आ गया है। यानी कि ओवरऑल एक सेंटिमेंटल न्यूज़ का ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में एक हल्का फल्का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब ये आप कहाँ से स्टडी करोगे, इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेटा आप देखेंगे कहाँ से। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट में आपको सारा का सारा न्यूज़ डेटा आप देख सकते हैं। तो फ्री में अगर आपको देखना है तो मनी कंट्रोल का एक अच्छा रिसोर्स है जहाँ से आप ये डेटा देख सकते हैं। नाउ ये तो नॉर्मली किसी भी रिसोर्सेज से देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर डेटा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना बहुत जरूरी है। तो पीसीआर डेटा में हम दो तरीके से पीसीआर देखते हैं। एक तो पीसीआर देखते हैं ओवरऑल, यानी ओवरऑल मार्केट का क्या पीसीआर चल रहा है, और एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एटीएम पीसीआर, यानी जिस लेवल पे मार्केट चल रही है, सपोज अगर 24,000 चल रही है तो एटीएम का क्या पीसीआर है। तो पीसीआर डेटा में हम दो तरीके से पीसीआर देखते हैं। ओवरऑल का मतलब एट द मनी से 4 से 5 स्ट्राइक ऊपर और एट द मनी से 5 स्ट्राइक नीचे। यानी अगर मार्केट चल रही है 24,000 पे तो 5 स्ट्राइक कितनी ऊपर हो गई, 24,250। और अगर मान लीजिए 24,000 एट द मनी है तो 5 स्ट्राइक कितनी नीचे हो गई, ये हो गई आपको 23,750। तो कुल मिला के 5 5 10 और एक 11 स्ट्राइक्स हो गई। तो कुल मिला के जितना भी ऑप्शन चेन का डेटा है इसमें से आपको आपके लिए जो रेलेवेंट है वो केवल 11 स्ट्राइक्स ही है, और इनका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें देखना है कि कॉल साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है या पुट साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर कॉल में ज्यादा होगा तो पीसीआर लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि पीसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, पीसीआर का फॉर्मूला होता है पुट डिवाइडेड बाई कॉल का सीओआई, पुट डिवाइडेड बाई कॉल का सीओआई। तो अगर कॉल में सपोज कीजिए ओपन इंटरेस्ट है 10 लाख का और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है 5 लाख का, 5 लाख का, तो पीसीआर क्या होगा, पीसीआर लेस देन 1 होगा। ऐसे सिचुएशन में पीसीआर का डेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड नंबर हो गया हमारा, हमें यह ध्यान रखना है चेकलिस्ट कि पीसीआर का डेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव। निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, यानी टॉप 10 स्टॉक को मिलाकर के निफ्टी में वेटेज आती है 55%। तो ये जो 10 स्टॉक है ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो एक फेयर आइडिया आपको होना चाहिए कि निफ्टी के 10 स्टॉक की परफॉर्मेंस नेगेटिव या पॉजिटिव चल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एनएसई की वेबसाइट जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको फ्रंट पेज पे ही दिखेगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। निफ्टी में मान लीजिए 3500 स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं तो 3500 स्टॉक्स में कितने स्टॉक एडवांसिंग है और कितने स्टॉक डिक्लाइनिंग है, उसका जो रेशियो आएगा उसे हम बोलते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये सब एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर है, मार्केट के सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करता है। तो यानी कि पीसीआर टॉप 10 यानी निफ्टी के जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं, एडवांस डिक्लाइन यानी कि मार्केट में जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है उसमें से कितने एडवांसिंग कितने डिक्लाइनिंग, और फिर सेक्टर की परफॉर्मेंस। सेक्टर की परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि निफ्टी में 4 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो मोस्ट वेटेज रखते हैं। एक हो गया बैंक्स, बैंक्स जिसका वेटेज हो गया 35%। इसके बाद हमारी आती है आईटी, आईटी का वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली 8%। ऑयल एंड गैस जिसके अंदर रिलायंस आता है, इसका वेटेज 9%। फिर आपका ऑटो आती है, ऑटो का वेटेज 6%। तो ये कुल मिला के आप देखिएगा तो करीब करीब 50% के आसपास
ये 4 सेक्टर मिला करके आपको 50% के आसपास बन जाते हैं, 50 से ऊपर ही हो गए, 50-55% के आसपास। तो हमें ये ध्यान रखना है ट्रेड करते समय कि इन 4 सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स है जिसका वेटेज 35% है। बैंक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बैंक्स के पीसीआर पॉजिटिव हैं, क्या बैंक्स का डेटा नेगेटिव है, क्या बैंक्स में कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, क्या बैंक्स में कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो है, क्योंकि बैंकिंग का वेटेज अपने आप में 35% निफ्टी में आता है। तो अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द केसेस में निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाती है। और उसके बाद आपको आईटी, ऑयल एंड गैस और ऑटो, ये तीनों मिलाकर के फिर आपके हो गए करीब 25-30% के आसपास। तो इस तरीके से हमें सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना है कि कुल मिला के ये 4 सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये बैंक्स और आईटी ये दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं तो मोस्ट लाइकली पीसीआर भी अगर पॉजिटिव है तो मार्केट के ऊपर जाने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो हम यहां पे स्टेप 1 समझ रहे हैं कि मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हमें कुछ चेकलिस्ट ध्यान देना है। शुरू में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लग सकता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी लगेगा। मान लीजिए आपको ये न्यूज फ्लो नहीं देखना है, कोई बात नहीं, न्यूज फ्लो ये डेटा अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है, पीसीआर, टॉप 10, एडवांस डिक्लाइन और सेक्टर परफॉर्मेंस, ये केवल अगर आप 4 पे नजर रखते हैं तो आपका 80% ऑफ द टाइम आप मार्केट सही डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, केवल ये 4 इंडिकेटर को ध्यान रख के। अगर आप एडिशनल कंफर्मेशन चाहते हैं तो फिर ऑप्शन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख सकते हैं। ऑप्शन वॉल्यूम में क्या होता है कि निफ्टी की वेबसाइट पे ही अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगी मोस्ट एक्टिव कॉल्स एंड मोस्ट एक्टिव पुट्स। वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं। अगर मोस्ट एक्टिव कॉल्स जो लिस्टेड आ रही है और उसके प्राइस ऊपर है इसका मतलब कॉल्स में बाइंग है, और पुट्स के प्राइस नीचे है इसका मतलब पुट्स में सेलिंग है। तो ध्यान इतना ही रखना है कि जो मोस्ट एक्टिव कॉल्स हमें दिख रही है उसके प्राइस ऊपर है या नीचे है। अगर उसके प्राइस ऊपर है कॉल्स के तो इसका मतलब हमें कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है, और अगर पुट्स प्राइस के ऊपर है, पुट्स के मोस्ट एक्टिव वाले ऊपर है तो हमें पुट पे फोकस करना है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इतने सारे इंडिकेटर्स नहीं देखने हैं, तो सिंपल जो मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल है उसमें से फर्स्ट हो गया आपका पीसीआर जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, सेकंड आपका टॉप 10 जिसे इग्नोर नहीं कर सकते, थर्ड एडवांस डिक्लाइन इग्नोर नहीं कर सकते, और फोर्थ हो गया सेक्टर परफॉर्मेंस। ये 4 तो आपको हर हालत में देखना ही चाहिए, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है, और इसके बेसिस पे आप करीब करीब 60-70% हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि अगले उसके बाद हमें स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्राइक लें, जिस स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं और हम किस तरीके से स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, डेटा रीडिंग में नेगेटिव, पॉजिटिव और साइडवेज 3 तरीके का डेटा आएगा, और इसमें जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव डेटा है तो फोकस ऑन कॉल करेंगे, नेगेटिव डेटा है तो फोकस ऑन पुट्स, और साइडवेज डेटा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पॉजिटिव डेटा का मतलब क्या होगा कि पीसीआर हमारे फेवर में है, सेकेंड मोस्ट टॉप 10 स्टॉक्स ग्रीन में है, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव चल रहा है, सेक्टर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और कॉल वॉल्यूम, पुट वॉल्यूम की तरफ से देखेंगे तो कॉल के प्राइस एप्रिसिएटेड है। तो ये पॉजिटिव सिनेरियो हो गया। अगर हम पुट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो पीसीआर मेरा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, टॉप 10 स्टॉक्स अंडर प्रेशर होंगे, यानी जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नेगेटिव होंगे या अपने वीवैप से नीचे ट्रेड हो रहे होंगे, डिक्लाइंस ज्यादा होगी एडवांस के कंपैरिजन में, सेक्टर वाइज वीकनेस दिखेगी, यानी बैंकिंग में परफॉर्मेंस नहीं होगी, आईटी भी गिर रहा होगा, या ओवरऑल ये 4 सेक्टर जो मैंने बताया इसमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, और पुट साइड के जो वॉल्यूम्स हैं वो एप्रिसिएटेड होंगे। तो ये फैक्टर्स को आप देख करके फोकस ऑन पुट्स कर सकते हैं। अब अगर मिक्स सिग्नल होंगे तो उस केस में मार्केट साइडवेज होगी, तो इस केस में हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। नाउ पीसीआर की जो रेंज होनी चाहिए, पीसीआर की रेंज क्या होनी चाहिए, पीसीआर मान लीजिए अगर ग्रेटर देन 1.5 है तो ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल होगा, 0.75 से 1.5 के बीच में है तो इसे हम न्यूट्रल जोन बोलेंगे, यानी कि साइडवेज, और अगर लेस देन 0.70 है, 0.70 या 0.75 है तो इस केस में ये बियरिश सिनेरियो होगा और हम पुट्स पे फोकस करेंगे। तो पीसीआर का ये सिंपल ये 3 वैल्यूज हैं,
और पीसीआर कैसे निकलती है ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जो पुट्स की पोजीशन है डिवाइडेड बाय कॉल्स की पोजीशन, और ये देखी जाती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, और ये इंट्राडे के लिए सबसे रिलायबल और बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमें लाइव मार्केट में देती है। नाउ अब हम अब हम चलते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन पे कि किस तरीके से हमें स्ट्राइक सेलेक्ट करना चाहिए। तो स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए जनरली एक सिंपल रूल है कि हमें लिक्विड स्ट्राइक्स लेनी है जो निफ्टी में लिक्विड होती है। एटीएम और स्लाइटली इन द मनी ये स्ट्राइक हम ले सकते हैं। ओटीएम तभी लेनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा ट्रेंड क्लियर है, और फार ओटीएम को हमें अवॉइड करना चाहिए, और ऑप्शंस का वॉल्यूम जरूर चेक करना है। इसका एक सिंपल रूल है, और वो रूल क्या है? वो रूल हमें डिसाइड करते हैं हम लोग विक्स के थ्रू। जैसे कि स्ट्राइक सिलेक्शन करने में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो जब आप निफ्टी की ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको लिक्विडिटी मिलती है। जब आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो वहां पे ये देखना होता है कि ये लिक्विड है या नहीं है, या इन द मनी हो जाएगी तो इसमें लिक्विडिटी रहेगी कि नहीं। बट जब आप निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक्स आपको वहां पे लिक्विड मिलती है। अब इसमें स्ट्राइक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया आप बना सकते हैं सिंपल। जैसे मान लीजिए विक्स है, जो निफ्टी जो हमारी विक्स है जिसे हम बोलते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स, फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर। अब विक्स की जो रेंज है मोस्ट ऑफ द टाइम विक्स करीब करीब आप देखिएगा तो 12-15 की रेंज में ट्रेड होती है। अभी करंट सिनेरियो में जो विक्स है वो करीब 18.5-19 के आसपास विक्स चल रहा है। तो अगर विक्स 15 से नीचे है तो इसे हम लोग ऐसा मानते हैं कि मार्केट कंफर्टेबल जोन में है, मार्केट में कोई फियर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। अगर विक्स 15 से 20 के बीच में चली गई तो इसका मतलब कुछ अनसर्टेनिटीज बन रही है, और मार्केट में कुछ सेलिंग या कुछ मतलब ऐसा दिख रहा है कि अननोन इवेंट कुछ आ सकता है मार्केट में। तो नॉर्मली क्या होता है, विक्स का और निफ्टी का इनवर्स कोरिलेशन होता है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो विक्स नीचे आती है, और विक्स अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे आती है। तो ये इनवर्स कोरिलेशन नॉर्मली विक्स एंड निफ्टी में देखा जाता है। विक्स के बेसिस पे हम लोग स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करते हैं? अगर विक्स आपकी बिलो 15 है, 15 से नीचे विक्स चल रही है, तो इस केस में एट द मनी से मैक्सिमम 150 पॉइंट ऊपर नीचे, यानी कि मान लीजिए अगर मार्केट चल रही है 24,000 फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं स्ट्राइक सिलेक्शन कर रहा हूं तो मैक्स 150 पॉइंट यानी 24,150 ऊपर कॉल, अगर मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, और अगर मैं पुट ऑप्शन में कर रहा हूं तो 23,850 ये मेरी बैंड होनी चाहिए। इससे बाहर की कॉल या पुट आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर विक्स कम है तो मार्केट की जनरली रेंज बहुत छोटी होगी और वहां पे टाइम वैल्यू डिके फास्ट होंगे। अगर मान लीजिए विक्स 15 से 20 चली गई, यानी कि इस बैंड से आगे निकल गई, तो इसे 20 यानी ये ऐसे याद रखा जाए कि ये 15 है, तो मुझे मैक्सिमम 150 पॉइंट तक रेंज अपनी रखनी है। अगर ये 20 के रेंज में आ गई, 15 से ऊपर और 20 के रेंज में, तो मैक्सिमम मुझे 200 पॉइंट तक की बैंड में ट्रेड करनी है, यानी एट द मनी से 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे मैक्सिमम। मान लीजिए विक्स आपकी अगली बैंड चली गई 20 से 25, तो उस केस में आप 250 पॉइंट यानी 25 से 250 पॉइंट आप मैक्सिमम अपनी रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। विक्स अगर सपोज कीजिए 25 से ऊपर चली गई 30, तो इस केस में आप मैक्सिमम अप टू 300 पॉइंट तक की बैंड में ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर विक्स 25 से 30 की रेंज में चली गई तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, ओवर प्राइस्ड हो जाएगी, तो उस केस में हमें क्वांटिटी रिड्यूस कर देनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसिव होने के कारण, ओवर प्राइस होने के कारण टाइम वैल्यू डिके का रिस्क होता है। और अगर विक्स 30 से ऊपर चली गई तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पोजीशन साइज आपको बिल्कुल रिड्यूस कर देनी चाहिए टू 1/4, क्योंकि उस केस में वॉलेटिलिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, गैप अप गैप डाउन वॉलेटिलिटी। अभी आप देख रहे हैं कि 18-19 की विक्स है, जिसमें हर दिन गैप अप गैप डाउन, इंट्राडे में बड़े बड़े स्विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर यही विक्स 30 की हो जाएगी तो करंट वॉलेटिलिटी से वॉलेटिलिटी डबल हो सकती है। तो इसीलिए जब विक्स 30 से ऊपर हो तो ऑप्शन बायर को ऑप्शन 1/4 क्वांटिटी पे करनी चाहिए, या हो सके तो ऑप्शन ट्रेडिंग उस समय थोड़े दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए, या फिर अगर आपको करना है तो नेकेड ऑप्शंस को छोड़ करके हेजिंग ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये विक्स के बेसिस पे आप स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर विक्स
कम है तो कॉम्पैक्ट और विक्स ज्यादा है, रेंज एक्सपैंड हो रही है, तो हम भी अपने बाइंग के लिए रेंज को एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री लेवल पे हम लोग बातचीत करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड में एंट्री कैसे करना चाहिए। अब कई लोग ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं। ब्रेकआउट ऑप्शंस में लेने के लिए रिस्की होती है क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है। तो ऑप्शंस में एंट्री लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे मान लीजिए एक तो हो गया वीवैप एंट्री, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, बीच में अगर वीवैप के आसपास आई तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। सेकेंड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास, मान लीजिए आपने देखा कि डेटा पॉजिटिव है तो सपोर्ट के आसपास मार्केट अगर ड्यूरिंग द डे आती है तो वहां पे आप रिवर्सल देख करके कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, यानी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर पुट लेना है तो रेसिस्टेंस पे और कॉल लेना है तो सपोर्ट के आसपास। तीसरा होता है ब्रेकआउट एंट्री। तो ब्रेकआउट एंट्री उस समय की जाती है जब डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, कोई न्यूज फ्लो आ रही हो और मार्केट में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम हो, और खास तौर से ब्रेकआउट एंट्री काम करती है सेकेंड हाफ में। अगर 2 बजे के बाद आप ट्रेड ले रहे हैं तो ब्रेकआउट ज्यादा वैलिड होगी, और अगर आप 2 बजे के बिफोर ट्रेड ले रहे हैं तो ब्रेकआउट फॉल्स हो सकते हैं। तो अगर अगर पूरे मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब 1 बजे तक, सेकेंड हाफ 1 बजे के बाद। तो बिफोर अगर 1 ओ क्लॉक आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में वीवैप एंट्री, सपोर्ट रेसिस्टेंस एंट्री, या पुल बैक एंट्री, या रिट्रेसमेंट एंट्री, ये बेटर होती है। अगर आप 1 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में ब्रेकआउट एंट्री को भी आप यूज कर सकते हैं। पुल बैक एंट्री क्या होती है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बीच बीच में आप देखते होंगे कि वेव्स की तरह मार्केट पुल बैक करती है। तो पुल बैक एंट्री जब आप लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर बनता है। एक होती है रिट्रेसमेंट एंट्री। रिट्रेसमेंट का मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, और उस लेवल्स में रिट्रेसमेंट नॉर्मली आप देखिएगा 38% और 60-65% के आसपास की रिट्रेसमेंट मिलती है। तो ये रिट्रेसमेंट पे भी आप ट्रेड लेते हैं तो वो भी बेहतर होती है। तो कुल मिला के ये करीब 5 रिट्रेसमेंट, 5 तरीके हैं एंट्री लेने के, जिसमें सबसे बेहतर जो मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूं ये वीवैप एंट्री यूज करता हूं, और उसके बाद रिट्रेसमेंट एंट्रीज हम लोग काफी फॉलो करते हैं क्योंकि रिट्रेसमेंट एंट्री पे भी आप सही रिस्क रिवार्ड रेशियो पे ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड हाफ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में आपको ब्रेकआउट एंट्री बहुत वैलिड होती है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अगर हम फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट एंट्री कर रहे हैं तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और सेकेंड हाफ में अगर आप ब्रेकआउट एंट्री ले रहे हैं तो उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि तब तक डेटा भी काफी अच्छा बन चुका होता है। तो इस तरीके से आप एंट्री को प्लान कर सकते हैं। जनरली अभी मिस्टेक हम लोग सबसे क्या होती है कि हम लोग जो ब्रेकआउट एंट्री है ये फर्स्ट हाफ में लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन का टाइम वैल्यू डिके हो जाता है। तो ब्रेकआउट एंट्री बिल्कुल आप फर्स्ट हाफ अवॉइड कीजिए बिफोर 1 ओ क्लॉक, और 1 बजे के बाद ही ब्रेकआउट एंट्री लें। और बिफोर 1 ओ क्लॉक जब भी आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, क्या तो आप वीवैप एंट्री लीजिए, या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉलो कीजिए, या पुल बैक, या रिट्रेसमेंट। इन चार में से कोई भी जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है, मैं वीवैप और रिट्रेसमेंट एंट्री इन दोनों पे फोकस करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। नाउ अब हमारा एंट्री के बारे में एक हमें आइडिया लग गया। अब हमारा फोर्थ स्टेप आता है स्टॉप लॉस कैसे निकालें, क्योंकि एंट्री तो हो गई, एंट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क को कैसे मैनेज किए, और ऑप्शन में बिना स्टॉप लॉस के हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के लिए क्या टूल्स हम फॉलो कर सकते हैं? तो स्टॉप लॉस के लिए जो हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं, एक तो हम लोग प्रीमियम स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने कोई भी ऑप्शंस खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि 80 रुपीज की वो हो गई, इसका मतलब है कि ट्रेड सही नहीं जा रहा है, यानी कि फिक्स्ड प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस। यानी कि 100 रुपए की चीज अगर 80 रुपया हो गए, 20 से 25% का इरोजन हो गया तो हम निकल जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रीमियम स्टॉप लॉस। दूसरा होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस। अगर आप चार्टिस्ट हैं, आपको डेटा देख रहे हैं, आप चार्ट्स देख रहे हैं, तो आप एक लेवल निकाल सकते हैं कि इस लेवल के नीचे अगर ऑप्शंस जाती है, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी का प्राइस जाता है तो मुझे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। तो वो हो गया टेक्निकल स्टॉप लॉस। तीसरा होता है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, यानी कि इंट्राडे में जब ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है 11 बजे तक और 1-1:30 बज गए,
कोई मूवमेंट नहीं हो रही है और टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिके हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस रखनी चाहिए। हम लोग जो नॉर्मली प्रैक्टिकली ट्रेड करते हैं, तो हमारी ट्रेड होल्डिंग पीरियड अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा ट्रेड मेच्योर नहीं होता है या हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो हम अपने ट्रेड से टाइम बेस्ड एसएल को लेकर के, यानी जो भी भाव है वहां पे एग्जिट करते हैं और फिर सेकंड ट्रेड का वेट करते हैं। और फोर्थ होता है डेटा चेंज स्टॉप लॉस, यानी आपने जो हम लोगों ने चेकलिस्ट देखा, पीसीआर का डेटा, सेक्टर का डेटा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अगर इन डेटा में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम वहां पे ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको लॉस एसएल लेवल पे हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपए में लिया, डेटा चेंज 95 पे हो गया, तो आप 5 रुपए का लॉस बुक करके भी निकल सकते हैं। यानी कि एग्जिट करना पोजीशन से, कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए क्या तो हम एसएल रख सकते हैं, या अगर समझ में आ गया कि नहीं ट्रेड मेरा सही नहीं है, ट्रेड गलत चला गया, तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड से निकल करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से चारों में से जो बेटर, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, वैसे प्रैक्टिकली हम लोग चारों को यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। टेक्निकल स्टॉप लॉस, टेक्निकल लेवल्स निकालने के लिए, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस अगर ट्रेड जल्दी से मैच्योर नहीं होता है, या फिर डेटा चेंज, ये तीनों काफी नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस उनके लिए है जिनके पास डेटा चार्ट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि उनको एक फिक्स स्टॉप लॉस रखना होता है। बट अगर आपके पास डेटा चार्ट सबका एक्सेस है, तो उस केस में आप ये तीनों स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं। ये सारा डेटा वगैरह देख करके हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। और अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे ये सारा डेटा जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। लाइव मार्केट में क्या डेटा बन रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या सेटअप है, क्या एंट्री के रूल्स हैं, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हमें इंट्राडे में ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स फॉलो करके हमें प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में प्रॉफिटेबल हम कैसे बन सकते हैं। तो चलिए आगे और हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि मार्केट में डायरेक्शन निकालना हम सीख गए, क्या क्या चेकलिस्ट देखेंगे। सेकेंड, एंट्री के 4-5 रूल्स मैंने बताया, वीवैप एंट्री हो गई, रिट्रेसमेंट एंट्री हो गई, सपोर्ट लेवल एंट्री हो गई। उसके बाद आपका आ गया कि एंट्री के बाद स्टॉप लॉस कहां पे रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे की जाए, तो जब आप ट्रेड में एंट्री ले लिए, तो ट्रेड में एंट्री लेने के बाद क्या तो प्रॉफिट होगा, क्या हमारा लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन के केस में 1:1, यानी कि अगर आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, तो 1:1 यानी कि 20 पॉइंट के प्रॉफिट पे आपको 50% पोजीशन काट लेनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू डिके होती है, स्विंग्स होते हैं। और उसके बाद अगली जो 50% पोजीशन है, उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस का लगा करके राइड कर सकते हैं। तो इसमें रूल्स क्या हो गए, ओनली एंट्री आफ्टर द क्लियर सेटअप, यानी कि वीवैप या जो भी आप एंट्री के लिए रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट, वहां पे एंट्री लेनी है। 1:1 का प्रॉफिट आपको ले लेना है अगर जब भी आ रहा है। उसके बाद एसएल आप मूव कीजिए बाइंग प्राइस पे, और फिर आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स हैं कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो 1:1 पे ऑप्शंस में हमें बुक कर लेना चाहिए, और उसके बाद हम बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हैं। नाउ अब इसके नेक्स्ट स्टेप एक बार समराइज कर दें कि क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना है। फर्स्ट हो गया कि मार्केट का बायस निकाल लेना है, बुलिश, बियरिश और साइडवेज। इसके लिए जो डेटा चेकलिस्ट मैंने बताई वो फॉलो करना है। डेटा कंफर्मेशन में पीसीआर, एटीएम पीसीआर, बेट, सेक्टर्स और वॉल्यूम्स, ये 4-5 फैक्टर्स हमें देखना है। फिर हमारा आता है स्ट्राइक सिलेक्शन, एटीएम ओटीएम कौन सा लेना है, तो ये किसके बेसिस पे लेना है, विक्स के बेसिस पे। जो विक्स चल रही है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। एंट्री जोन में वीवैप हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पुल बैक। स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, प्रीमियम स्टॉप लॉस होगा, टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस हो सकता है। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट 1,
1:1 और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। और फिर एग्जिट रूल क्या होगा कि अगर मोमेंटम खत्म हो गया या डेटा चेंज हो गया या टाइम स्टॉप लॉस हो गया तो मुझे एग्जिट कर जाना है। तो ये इस तरीके से हमें रैंकिंग मिलती है कि हम अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज में बिना प्लानिंग के सक्सेस मिलना मुश्किल है। एवरीथिंग लाइफ के किसी भी स्टेप में प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ट्रेड भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टेप नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट का बायस निकालना, फिर एंट्री करना। तो ये पूरा प्लान है, इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में तो बिल्कुल आप ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं। सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ऑप्शन में लूजर्स हैं, बट अगर आप ये प्लान को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से आप स्टेप ऊपर आ सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम लोग सभी करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो हम सभी को नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, चेजिंग द प्रीमियम। प्रीमियम बहुत तेजी से भाग रहा है और हम जंप करके ले लेते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में मोमेंटम का गेम है। अगर मोमेंटम फेड आउट होगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हो जाते हैं, तो हमें प्रीमियम को चेज नहीं करना है। बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शंस कभी भी ट्रेड मत कीजिए, और खास तौर से नेकेड ऑप्शंस जो होती है उसे ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। अगर आप नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं, इंट्राडे कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर कैरी करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको केवल हेज ऑप्शन से कैरी करना चाहिए, जैसे बुल स्प्रेड्स हो गई या बियर स्प्रेड्स हो गई। नेकेड ऑप्शंस बिल्कुल कैरी नहीं करनी चाहिए। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। इग्नोरिंग द वीवैप, बिना वीवैप के, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मार्केट का की इंडिकेटर है। यह मार्केट की फेयर वैल्यू बताता है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस किस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस, किस लेवल पे एफआईज ने वॉल्यूम किया है, वो एवरेज यहां से निकल के आती है। तो एफआईज की एवरेज अगर आपको जाननी है तो आपको वीवैप बिल्कुल ट्रैक करना चाहिए और एंट्री करनी चाहिए वीवैप पे, ताकि आप फेयर वैल्यू पे मार्केट में ट्रेड कर पाए। ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। लॉस हो गया, कवर करने के लिए फिर ट्रेड ले रहे हैं, लॉस हो गया, कवर करने के लिए फिर ट्रेड ले रहे हैं, तो ओवर ट्रेडिंग से आप बचिए। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जिसके कारण हमें लॉस हो जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। डेटा के चेंज को इग्नोर नहीं करना है। कई बार क्या होता है, सुबह का डेटा पॉजिटिव, शाम का डेटा नेगेटिव हो जाता है सेकंड हाफ में। तो डेटा चेंज अगर हो रहा है तो हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर डेटा चेंज हो रहा है तो हमें डेटा चेंज के हिसाब से नई पोजीशंस बनानी है और पुराने पोजीशन में लॉस बुक करके निकलना है, क्योंकि मार्केट में हर सेकंड डेटा चेंज हो सकते हैं। मतलब मार्केट में हर सेकंड नई नई पोजीशंस बन रही है और मार्केट बहुत ज्यादा लाइवली होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं। तो डेटा अगर चेंज हो रहा है तो हमें उसी हिसाब से व्यू चेंज करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फार ओटीएम ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कीजिए, और खासतौर से फार ओटीएम ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। फार का मतलब हो गया कि अगर विक्स के जो लेवल्स मैंने बताए उस बैंड में अगर विक्स है और आप उसके अलावा बहुत दूर की ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिस्की हो सकती है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके बहुत ज्यादा होगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम सभी करते हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंडसेट को भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो कैंडल्स जो बनती है उसके हिसाब से हमारा माइंड भी मूव करता रहता है। तो आपको कैंडल्स पे भी ध्यान रखना है, बट उससे ज्यादा बैक ऑफ द माइंड आपको यह ध्यान रखना है कि ओवरऑल डेटा की फॉर्मेशन क्या है। अब जो लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मैच करना है कि डेटा और आपकी मार्केट में टेक्निकल पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। अगर दोनों सिंक में है तो आप ट्रेड ले सकते हैं विद द स्टेप्स जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए। ये सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि मार्केट का बायस, डेटा कंफर्मेशन, स्ट्राइक, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और एग्जिट रूल, ये प्रॉपर रूल्स के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शन से बिल्कुल प्रॉफिट बना सकते हैं। जरूरत है डिसिप्लिन की, केवल जरूरत है फोकस की, और थोड़ा सा फियर को कंट्रोल करने की और ग्रीड को कंट्रोल करने की। ऑप्शन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप हर सिचुएशन में प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे? जैसे मार्केट अगर गिर रही है तो जिनके पास पोर्टफोलियो है, जिनके पास स्टॉक्स है, वो उनके 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 पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि लॉस को एक्सेप्ट करने का। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और मार्केट गिर रही है तो आपके जो M2M है वो नेगेटिव आएगा ही। बट ऑप्शन ऐसी चीज है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आप कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हो, मार्केट अगर नीचे जा रही है
तो आप पुट ऑप्शन खरीद के प्रॉफिट बना सकते हो, और मार्केट अगर साइडवेज है तो आप ऑप्शन बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। और मार्केट केवल 3 ही सिचुएशन होगी, अप, डाउन या साइडवेज, और तीनों सिचुएशन में ऑप्शन ट्रेडर प्रॉफिट बना सकता है। तो बिल्कुल है ना ये ऑप्शन जो हर सिचुएशन में प्रॉफिट बना के दे सकती है, और इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग गलत तरीके से उपयोग करते हैं, इसलिए हमें लॉस होता है। दूसरी बात, किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न आप निकाल के देख लीजिए, मैक्सिमम रिटर्न कितना आएगा साल का? 15 से 20%, 25%। अगर कोई सपोज आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे आप साल का 18-20% मैक्सिमम रिटर्न आएगा। बट ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप महीने में 10% का रिटर्न निकाल सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन से और रूल्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो हुई ना बात कि ऑप्शन से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। अब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और यूज करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। भाई कोई भी अगर बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और उसे अगर आप अच्छे से यूज कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, और अगर कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और उसे आप गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो आपके ऊपर बैकफायर कर जाता है। तो ये बिल्कुल अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, और इन प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं इस रूल्स, इस सारे प्लान्स के साथ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ये सारे प्लान्स को फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और किस तरीके से हम प्रॉफिट बना पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।